नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट 72, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर टेस्ट में हम लोग 35 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, लेकिन इन 35 प्रश्नों के साथ हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप उन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या फिर कहीं नोट डाउन कर लिया करिए, लेकिन एक बार पढ़ा जरूर करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस बुक को नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। अगर इस बुक से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। परीक्षा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिएगा। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। ये प्रश्न हमने इन्वायरमेंट इकोलॉजी की घटना चक्र की जो सीरीज है उसके 4th लेक्चर में डिस्कस किया था। लास्ट का ये प्रश्न था, लास्ट में एकदम ये प्रश्न आपको मिलेगा, तो इसको एक बार हम लोग और डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप में से कुछ बच्चों को डाउट था। इसको क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, ध्यान से देखिएगा क्लास। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज विच चेंजेस सीक्वेंशियली एट अ सर्टेन प्लेस इज कॉल्ड। यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वो क्या कह रहा है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस की बात की गई है। किसके सीक्वेंस की बात की गई है? कम्युनिटीज के सीक्वेंस की बात की गई है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पहला आपको दिया है पारिस्थितिक अनुक्रम, दूसरा सीयर दिया है, फिर समुदाय गतिकी दिया है, फिर जैव भार का पिरामिड दिया है, पिरामिड ऑफ बायोमास। पहला आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन दिया है, फिर सीयर दिया है, उसके बाद कम्युनिटी डायनेमिक्स दिया है, फिर पिरामिड ऑफ बायोमास दिया है। और ये आपका यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका बी, सीयर। अब हम इसको देख लेते हैं। अब क्लास देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था सक्सेशन के बारे में, अनुक्रम के बारे में, पारिस्थितिक अनुक्रम के बारे में, जिसको कि हम सक्सेशन कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आप में से किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो। जब हम सक्सेशन की बात कर रहे हैं तो हम अनुक्रम की बात कर रहे हैं, ये आप समझिएगा। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर मैंने आपसे कहा जो प्राइमरी सक्सेशन होता है उसमें सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि कोई जमीन है, ये एक लैंड पोर्शन हमने लिया, एक जमीन का पोर्शन हमने लिया है। इस जमीन के पोर्शन में पहले बहुत बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, बेयर रॉक्स मिलते थे। फिर समय के साथ ये बेयर रॉक्स आपकी वेदरिंग के कारण ये टूटने लगे। ठीक है, जैसे पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो समय के साथ धीरे धीरे टूटने लगे, छोटे छोटे पत्थरों में टूटे। फिर छोटे छोटे पत्थरों में टूटने के बाद ये और छोटे छोटे पत्थर में टूटते गए और सॉइल का फॉर्मेशन होने लगा, मिट्टी का फॉर्मेशन होने लगा। जैसे ही सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे छोटे छोटे लाइकेन्स या फिर स्मॉल प्लांट्स ग्रो करने लगे, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स। ठीक है, फिर धीमे धीमे समय बीतता गया और यहाँ पर ग्रासेस ग्रो करने लगी। फिर ऐसे ही समय बीतता गया, ग्रासेस की जगह यहाँ पर थोड़े सर्ब्स या बड़े बड़े एक मीडियम साइज के प्लांट्स आपके ग्रो करने लगे। इसी तरीके से इन मीडियम साइज के प्लांट्स को लार्ज प्लांट्स आपके उन्होंने रिप्लेस किया। ठीक है, ट्रीज ने रिप्लेस किया। तो ये एक तरीके का क्या है, सक्सेशन है, अनुक्रम है। आपको एक क्रम दिख रहा होगा जहां पर सबसे पहले पथरीली जमीन थी, पथरीली जमीन समय के साथ कैसे वेदरिंग होती गई, वहां पे छोटे छोटे प्लांट्स निकले, ग्रासेस निकले और आज वहां पर एक पूरा जंगल तैयार है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन।
ठीक है, अनुक्रम कहते हैं, प्राथमिक अनुक्रम कहते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। इसी तरीके से अगर पेपर में कभी आपसे पूछे सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, तो सेकेंडरी सक्सेशन को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जो हमारे प्राइमरी सक्सेशन का जो क्लाइमेक्स था, क्लाइमेक्स मतलब अब यहाँ पर एक जंगल आपका तैयार हो गया, अब इसमें इतने चेंजेस नहीं आएंगे। एक चीज आपको याद रखना, ये पूरा जो सक्सेशन होता है इसमें 100 ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत ज्यादा समय लगता है, ये एक स्लो प्रोसेस होता है, धीमे धीमे ये प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जब हमने कहा कि जब लार्ज प्लांट्स आ गए तो ये आपका क्लाइमेक्स था, मतलब अब इस लार्ज प्लांट को कोई रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब किसी दिन इसी लार्ज प्लांट्स में, या फिर हम माने कि एक फॉरेस्ट है, ठीक है, जहाँ पे खूब बड़े बड़े पेड़ हैं, वहां पर अचानक से आग लग गई, फॉरेस्ट फायर लग गया, ठीक है, फायर लग गया, तो क्या हुआ, वहां पे जो बड़े बड़े पेड़ थे वो जल के खत्म हो गए, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब समय बीतेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है 0 ईयर, 1 to 2 ईयर, 3 to 4 ईयर, 5 to 150 ईयर्स, 150 प्लस ईयर। तो यहाँ पर जो पूरा जंगल जल गया था और खाली मिट्टी बची थी, वहां पे छोटे छोटे सीड्स होंगी, वहां पर फिर छोटे छोटे सर्ब्स निकलेंगे, ग्रासेस निकलेंगे, छोटे छोटे प्लांट्स निकलेंगे, फिर प्लांट्स आपके और बड़े प्लांट्स में होंगे, और कई सालों बाद वहां पर फिर जंगल आ जाएगा, जो कि हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कह रहे हैं। तो ये आपका सेकेंडरी सक्सेशन है। अब क्लास बस इतना समझिएगा, जब भी हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं ना, तो यहाँ पर मेनली हम बेयर लैंड या बेयर रॉक से स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन में आपका यहाँ पर पहले से ही वेल डेवलप एक जंगल था, जहां पर अचानक से आग लगने की वजह से सब चीज खत्म हो गई, और फिर धीमे धीमे आपका फिर एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप हुई। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो इकोलॉजिकल सक्सेशन से रिलेटेड थे, पारिस्थितिक अनुक्रम से रिलेटेड है। एक क्रम की बात हम करें, किस तरीके से जो वहां की जो कम्युनिटीज हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में जो यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज, यहाँ पर जो आपकी कम्युनिटीज हैं, जो स्पीशीज हैं, उनकी कंप्लीट सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये नहीं पूछा गया था, ठीक है। ये चीज आप समझिएगा। इस प्रोसेस को तो हम पारिस्थितिक अनुक्रम कहते हैं, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो समुदायों में पूर्ण क्रम जो चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं सीरियल, ठीक है, या फिर सीयर। इन एन एरिया द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट अंडरगो चेंज, जो कम्युनिटीज वहां पर हैं, जो पेड़ पौधे की जो कम्युनिटीज है, उनकी में जो समय के साथ जो चेंज आ रहा है, इस चेंज के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, सीरियल, ठीक है, या फिर सेरेल, दोनों दिया रहता है आपका। तो ये चीज आप समझने का प्रयास करिएगा। ये चीज मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर था वो आपका सीयर था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कम्युनिटीज में जो चेंज हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इस प्रोसेस के बारे में पूछता तब हम वहां पर उत्तर क्या लगाते, पारिस्थितिक अनुक्रम। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी की जब क्लास डिस्कस करूंगी फिफ्थ, तो उसमें भी मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर डाउट हो रहा है तो वो मुझसे पूछ लेगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। कहीं पे भी किसी भी प्रश्न में अगर डाउट होता है क्लास, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं या हम अचानक से कुछ गलत पढ़ लेते हैं, तो अगर वैसा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। चोल प्रशासन में गांव की रक्षा के लिए जाने वाला कर निम्नलिखित में से क्या कहलाता था? जो टैक्स चार्ज होता था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द विलेज इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम क्या कहते थे? ये प्रश्न में आपसे पूछा है। यहाँ पे आपका कदमे दिया है, कदमाई दिया है, ठीक है, मैनियरे दिया है और पड़ी कावल दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज बता दूं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर मनेयरे की, तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर इसका मतलब होता है भवन कर या फिर हाउस टैक्स। आपको जैसे पढ़ना है, इंग्लिश वाले हाउस टैक्स लिख लीजिए और हिंदी में आप इसको लिख लीजिए भवन कर जो लगता था उसको हम क्या कहते थे? मनेयरे, ठीक है, जो भी हो। फिर जब हम कदमे की बात करते हैं तो ये आपके सुपारी बागवानों पे जो कर लगता था वो होता था। कदमाई की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का लगान कर होता था। और पड़िकावल की अगर हम बात करें तो पड़िकावल जो है
वो क्या है आपका, गांव की रक्षा के लिए जाने वाला कर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो डी है। यहाँ पर व्याख्या में अच्छे से दिया है, पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा इसको। चोल प्रशासन में गांव की रक्षा के लिए जाने वाले कर को हम क्या कहते थे, पड़िकावल, या फिर चौकीदारी जो आप करने के लिए जो टैक्स आप देते थे, पड़िकावल कहलाता था। कदमाई की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का लगान कर था। कदमै की बात करें तो ये सुपारी बागवानों से प्राप्त कर था। और मनेरी की बात करें हम तो ये आपका भवन कर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में प्रांतों का विभाजन आहार में हुआ था। मौर्य काल में विभागों के प्रमुख को तीर्थ कहा जाता था। तो यहाँ पर आपको बताना है, एजर्शन रीजन का प्रश्न है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, कथन कारण में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर आपका ये तो ए तो होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट क्लास दिया है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रोविंस थे वो आपके आहार में डिवाइडेड थे, ये गलत है। ठीक है, जब भी हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पे जो प्रोविंस थे, जो प्रांत थे, समझिएगा यहाँ पे मैं प्रांत की बात कर रही हूँ, जो प्रांत थे वो आपका मंडल में विभाजित थे। जो प्रोविंस थे वो मंडल में विभाजित थे, और यहाँ पर जो मंडल था उनका विभाजन किसमें हुआ था, आहार में हुआ था या फिर विषय में, विषय में या फिर आहार में। ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है। दूसरा हम देखते हैं, इन द मौर्यन पीरियड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाज तीर्थ। ठीक है, ये आपका एकदम सही है। जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता था वो तीर्थ होता था। अब देखिए पेपर में प्रश्न ऐसे ही पूछ लेगा, आप लोगों को लगता है तीर्थ जाना मतलब भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, तो पूछ बोलेगा कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में तीर्थ जो था वो रिलीजन से रिलेटेड था। तो आप याद रखिएगा कि मैम ने बताया था तीर्थ जो था वो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता था, जो विभागों का जो प्रमुख होता था उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता था तीर्थ। ठीक है, और यहाँ पे प्रोविंस आपके मंडल में डिवाइड होते थे, मंडल विषय या आहार में डिवाइडेड होते थे। तो यहाँ पर आपका सही प्रश्न, सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है, ए गलत है किंतु आर सही है। अब देख लीजिए क्लास, यहाँ पर जब भी हम मौर्य प्रशासन की बात करते हैं तो ये राजतंत्रात्मक था, व्यवस्था थी यहाँ पर। ठीक है, इसके केंद्र बिंदु में आप सभी को पता है राजा जो था वो हेड होता था। फिर प्रोविंस की अगर हम बात करें, प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो इसमें प्रांत आते थे, कई प्रांत आते थे, और प्रांतों को चक्र कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है पेपर में पूछ ले कि अंतर्गत प्रांतों को हम क्या कहते थे, प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत जो प्रांतीय जो प्रशासन थे उनके अंतर्गत जो प्रांत थे उनको हम क्या कहते थे, उनको हम चक्र कहते थे। ठीक है, और इन चक्र को कौन रूल करता था, कुमार रूल करता था। जो प्रांत थे मैंने आपको बताया, जो प्रोविंस थे वो आपके विभाजित थे किसमें, मंडल में। ठीक है, और जो मंडल था उसका विभाजन विषय या आहार में था। एक चीज और याद रखिएगा, मंडल का जो प्रमुख था उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता था वो था प्रदेशिका। पेपर में हो सकता है पूछ ले आपके प्रदेशिका कौन होते थे, तो प्रदेशिका जो मंडल की प्रमुख होते थे उनके लिए ये टर्म यूज किया जाता था, प्रदेशिका। ठीक है, और अर्थशास्त्र में प्रदेशिका के लिए जो टर्म यूज किया गया है वो है प्रदेष्ठा, ये भी याद रखिएगा। तो क्लास बस इस तरीके से आप याद रखिएगा, यहाँ पर प्रोविंस होता था, मंडल होता था, फिर विषय होता था। प्रदेशिका किसके हेड होते थे, मंडल के हेड होते थे। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नहीं है ये एक पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने 14 अध्यक्ष की लिस्ट दी है जो कि पेपर में पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी। अब ये नहीं पूछा जाता कि लास्ट रूलर कौन था, फर्स्ट रूलर कौन था, नहीं, इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछते। अब प्रश्न इस तरीके के पूछते हैं, जैसे पन्या अध्यक्ष किस चीज से रिलेटेड थे, तो वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे। सूरा अध्यक्ष की बात करें तो आबकारी विभाग के, ठीक है। सूना अध्यक्ष की बात करें तो बूचड़ खाने के अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष की बात करें तो राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष। अकरा अध्यक्ष पूछा गया है, ये किससे रिलेटेड थे, खान विभाग, मिनरल से रिलेटेड थे। कृपया अध्यक्ष की बात करें तो वनों का अध्यक्ष। क्लास प्लीज इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना वो इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ये नहीं पूछा जाता पहला रूलर कौन था, लास्ट रूलर कौन था, ठीक है। जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अभी पेपर में प्रश्न इधर से पूछे जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भी पूछा गया है, पौतवा अध्यक्ष कौन थे, तो ये माप तौल वाले अधिकारी थे, ठीक है, ये पूछा गया है। मुद्रा अध्यक्ष कौन थे, पासपोर्ट विभाग से रिलेटेड थे, चलिए मुद्रा याद रहेगा।
लक्षणा अध्यक्ष कौन थे? ये आपके मुद्रा जारी करने वाले प्रमुख वो अधिकारी हुआ करते थे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। वीडियो को पॉज करूंगी। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लेंगे। अब आपको पासपोर्ट तो पता ही है, ठीक है। फिर आपको ये तो पता है, मुद्रा मतलब आपको मनी पता ही है, वन मतलब आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, फॉरेस्ट होता है। फिर खान मतलब आपको मिनरल पता ही है, कृषि मतलब एग्रीकल्चर पता ही है, ठीक है, वाणिज्य मतलब आपको फाइनेंस पता ही है। तो इस तरीके से आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चौथे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत चिश्तिया सिलसिले से संबंधित नहीं था? कौन सा नहीं था पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बाहुद्दीन जकारिया की अगर हम बात करें तो बाहुद्दीन जकारिया का संबंध जो था वो सुहार वर्दी से था, ठीक है, सुहारा वर्दी सिलसिले से था। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर मैं लिख भी दूं, नहीं तो आप एक्सप्लेनेशन में जब देखेंगे तो बाहुद्दीन जकारिया का संबंध सुहारा वर्दी सिलसिले से था, ठीक है। बाहुद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा दी गई थी। ये भी याद रखिएगा। हो सकता है पेपर में प्रश्न पूछ ले, शेख उल इस्लाम की उपाधि किसको दी गई थी? बाहुद्दीन जकारिया को दी गई थी, जो कि सुहारावर्दी सिलसिले से थे। और किसने दी थी उनको? इल्तुतमिश द्वारा ये उपाधि दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए। यहाँ पर निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो चलिए सबसे पहला अगर हम देखते हैं चंपारण है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? 1917 में हुआ है, याद रखिएगा। पावना सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो ये आपका 1873 के समय पे हुआ है, ठीक है। तेहबागा की बात करें तो 1946। अवध किसान सभा की बात करें तो 1920। तो यहाँ पर अगर आप इसको लगाएंगे तो सबसे पहले आपका चंपारण है एक, फिर उसके बाद कौन सा है? नहीं, सबसे पहले दो है, ठीक है, पावना दो। तो दो जगह दिया गया है, यहाँ पर और यहाँ पर। इसके बाद आपका क्या है? एक है, ठीक है, फिर चार है, फिर तीन है। तो यहाँ पर सही उत्तर सी हो जाएगा। सी आपका सही उत्तर है। अब क्लास देखिए, जब भी हम चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर ये किस चीज से रिलेटेड था? नील की खेती, ठीक है। तीन कटिया सिस्टम इसको कहते हैं, याद रखिएगा सब। तीन कटिया सिस्टम याद रखिएगा, नील की खेती याद रखिएगा, ठीक है। जो इंडिगो का प्लांटेशन होता था उस चीज से रिलेटेड है। यहाँ पर जो राजकुमार शुक्ल थे उन्होंने किसको बुलाया था? महात्मा गांधी को बुलाया था कि आप बिहार के पंचारण में आइए, वहां पर चंपारण में आइए। बिहार के यहाँ के जो किसान है वो बहुत परेशान है तीन कटिया सिस्टम से, जहां पर उनसे फोर्सफुली जो है जबरदस्ती उनसे नील की खेती कराई गई। और नील की खेती की अब डिमांड जब नील की कम हो रही है, यूरोपियन डाई मार्केट में आ गया है, तो अब उनको पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो बहुत लंबी कहानी है ये, मतलब इस तरीके से आप समझिएगा पेपर में प्रश्न कैसे बनता है। जैसे पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो आप याद रखेंगे 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। नील की खेती में क्यों गिरावट आने लगी? इसलिए गिरावट आने लगी क्योंकि मार्केट में अब यूरोपियन डाई आने लगी थी, ठीक है, डाई की वजह से। फिर क्या पूछता है आपका? चंपारण कहाँ पर है? चंपारण बिहार में है। महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। जब पवना विद्रोह की हम बात करते हैं तो पवना विद्रोह में आप याद रखेंगे यहाँ पर ईशान चंद्र रॉय थे। और पवना विद्रोह हुआ कहाँ था? बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा। ईशान चंद्र रॉय का नाम, ठीक है, याद रखिएगा कौन लीडर थे। तेहबागा सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो तेहबागा सत्याग्रह भी कहां पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। और यहां पर आपको किसका नाम याद रखना है लीडर का? कमराम सिंह का, ठीक है, कमराम सिंह और भवन सिंह। याद रखिएगा, क्लास पूछा जा सकता है पेपर में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कमराम सिंह का नाम याद रखेंगे आप और भवन सिंह का नाम याद रखेंगे। अवध किसान सभा की हम बात करें तो यहाँ पर ये कई बार पेपर में पूछा गया है। अवध किसान सभा में आपके जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखेंगे और बाबा रामचंद्र का नाम याद रखिएगा। बाबा रामचंद्र का और जवाहरलाल नेहरू का, जेल नेहरू का। तो यहाँ पर आपको इतनी चीजें पेपर की दृष्टि से तैयार रखनी है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? सी आपका हो गया, जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए प्रश्न को हम देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। यहाँ पर इनको अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आपको दिया है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना, फिर दूसरा दिया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना, फिर बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना और स्वराज पार्टी की स्थापना। तो एक एक को हम पढ़ते हुए चलते हैं।
स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की अगर हम बात करें तो 1936 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है और किसके द्वारा हुआ है? बी आर अम्बेडकर जी द्वारा हुआ है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए, फिर स्टैब्लिशमेंट ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, नहीं, आर्मी की बात हुई, HSRA की बात हुई है, ये याद रखिएगा। तो HSRA की जब हम बात करेंगे, सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की हम बात करेंगे, तो ये किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई है? यहाँ पर आप याद रखेंगे भगत सिंह का नाम याद रखेंगे, चंद्रशेखर आजाद का नाम याद रखेंगे, और कहां पर 1928 में बहिष्कृत हितकर्मी सभा की अगर हम बात करेंगे तो ये 1924 में किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर द्वारा। स्वराज पार्टी 1923 में किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू द्वारा और आपके CR दास द्वारा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब इसको हम अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने पे आपका सही उत्तर क्या आएगा? देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए 1920, ये फोर्थ होगा आपका। ठीक है, सबसे पहले आपका 1923 हो गया, 1928 हो गया, ठीक है, फिर आपका 1924 हो गया, 1936। चलिए, तो यहाँ पर इन डिसेंडिंग ऑर्डर बोला गया है क्लास, अवरोही क्रम में बोला गया है, तो इसी वजह से आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 कैसे? देखिए, सबसे पहले जो घटना हुई है वो आपकी स्वराजिस्ट पार्टी हुई है। ठीक है, तो 4 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, और अवरोही क्रम बोला है, इस वजह से उत्तर में आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। अच्छा, ये सब आपको पता है ना कि स्वराजिस्ट पार्टी का जो गठन की जब हम बात करते हैं, ये कब आपका गठित हुआ है? जब आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जो असहयोग आंदोलन था, महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो यहाँ पर कुछ ऐसे नेता थे जो महात्मा गांधी के इस डिसीजन से नहीं खुश थे। उसमें आपके मोतीलाल नेहरू, ठीक है, CR दास थे, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ के एक नई पार्टी का गठन किया, जिसको कि स्वराजिस्ट पार्टी कहते हैं, स्वराज पार्टी कहते हैं। ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर सेवेंथ प्रश्न देखिए, गांधी दास पैक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? ठीक है, गांधी दास पैक्ट की बात की गई है, तो ये कब हुआ था? 1924 में हुआ था। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7th का बी हो जाएगा। ठीक है, नवंबर 1924 में महात्मा गांधी और CR दास और मोतीलाल नेहरू के बीच में एक वार्तालाप हुई थी, जिसे कि गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा। और इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था जो असहयोग आंदोलन था उसको अब राष्ट्रीय कार्यक्रम की तरह नहीं देखा जाएगा, और यहाँ पर स्वराज पार्टी को यह अधिकार दिया गया था कि वो कांग्रेस के नाम पर और कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभा के अंदर कार्य करें। ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये ऐसे अगर आप याद रखेंगे कि 1922 में आपका चौरी चौरा कह रहे हैं, जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है, उसको महात्मा गांधी वापस लेते हैं। ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद, और फिर उसके बाद आप याद रखेंगे 1923 में स्वराजिस्ट पार्टी फॉर्म होती है, और 1924 में आपका गांधी दास पैक्ट साइन होता है महात्मा गांधी, CR दास और मोतीलाल नेहरू के बीच में। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। चलिए 8th प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो सबसे पहले कौन सी घटित हुई थी ये पूछा गया है। तो अगर हम आपसे डिस्कस करें, यहां पर एक एक को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपका क्रिप्स प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो ये कब होता है? 1942 में। ठीक है, फिर CR फॉर्मूला की बात करें तो 1944 में। पाकिस्तान की अगर मांग की बात करें तो 1940 में। ठीक है, पाकिस्तान की आधिकारिक मांग मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर सेशन में, जो लाहौर सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का 1914 में, उसमें इन्होंने पाकिस्तान की क्या बोलते हैं, आधिकारिक मांग की थी। ये चीज याद रखिएगा। और वेबल प्लान आपका कब आया है? 1945 में। तो यहां पर आप इसको अरेंज करिए। तो क्या आपका सबसे पहले अरेंज नहीं करना, यहाँ पे फर्स्ट पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या हुआ? पाकिस्तान की मांग हुई है, तो आपका सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, 9वें प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रीटी दी गई है और ईयर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले। अगर हम ट्रीटी ऑफ लाहौर की बात करें क्लास, ट्रीटी ऑफ लाहौर आपका कब साइन हुआ है? जब आपका प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जब हुई थी, तब आपका लाहौर की संधि साइन हुई थी। तो ये 1845 का समय है। यहाँ पे 1845 का आपका 1846 दिख रहा है, तो
ए का आपका फर्स्ट हो जाएगा। मद्रास की संधि की अगर हम बात करें तो हमने कई बार आपसे डिस्कस किया है, मद्रास की संधि आपकी किसके किसके बीच हुई थी? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये 1769 हो गया आपका, तो यहां पर बी का 2 हो गया। फैजाबाद की संधि की अगर मैं आपसे बात करूं तो फैजाबाद की संधि जो है वो किसके किसके बीच में हुई है? वो अवध के नवाब और अंग्रेजों के बीच में हुई है। और कब हुआ है? 1775 में। याद रखिएगा सारी चीजें, ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है, और बक्सर के युद्ध के बाद आपके इलाहाबाद की संधि साइन हुई। वो कब हुई? 1765 में। तो यहां पर आपको सारा ऑप्शन सामने सही मैच है। तो 1 2 एक मिनट, यहां पे आपका 1765 में आपका हो गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 आपका सही उत्तर होगा। तो ए जो है वो क्लास आपका सही उत्तर है, क्योंकि सारे ऑप्शन आपके सही हैं। इलाहाबाद की संधि आप याद रखिएगा किसके किसके बीच में साइन हुई थी? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में साइन हुई थी, ठीक है, 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद। और फैजाबाद की संधि जो है वो 1775 में अवध के नवाब और अंग्रेजों के बीच में साइन हुई थी। यहाँ पर आपका ए जो है वो सही उत्तर है। यहाँ पे इसको आप सही कर लीजिएगा, उत्तर आपका सही ए है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई है और इसमें बोला गया है ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन द जॉब एंड द स्किल ऑफ वर्कर इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल दिया है, साइक्लिकल का दिया है, सीजनल दिया है, टेक्निकल। तकनीकी बेरोजगारी, जब तकनीकी का अनुभव नहीं होगा तो वहां पे तकनीकी बेरोजगारी के कारण हो सकता है मौसमी बेरोजगारी, जो हर सीजन में किन्हीं कारणों से जो बेरोजगारी आती है, चक्रीय बेरोजगारी। फिर यहाँ पर आपको दिया है संरचनात्मक बेरोजगारी, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ए, ठीक है। नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच में असंतुलन के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 11वां प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? ये भी हमने डिस्कस किया है। बायोटिक कंपोनेंट की बात की जा रही है। जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। जैविक मतलब बायो मतलब जिसमें जीवन है, और अबायोटिक अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा जैविक घटक नहीं है। गाय में आपका लिविंग है, ठीक है, मोर भी आपका लिविंग है, बाघ भी आपका लिविंग है, ठीक है, हरे पौधे भी आपके लिविंग है। तो अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट विच वन इज द प्रोड्यूसर कंपोनेंट? सॉरी क्लास, मैंने प्रश्न को थोड़ा पढ़ने में गलती कर दी, मुझे लगा यहाँ पर जैविक और अजैविक घटक बोल रहा है। इस प्रश्न को आप फिर से पढ़िए। यहाँ पर बोला गया है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक है, ठीक है, प्रोड्यूसर पूछा गया है। यहाँ पे जितने भी आपके घटक दिए गए हैं सारे जैविक घटक है, लेकिन इन जैविक घटक में आपका उत्पादक कौन है? और आप सभी को पता है जो उत्पादक है वो हरे पेड़ होते हैं, ग्रीन प्लांट, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपने भोजन को बनाते हैं। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न को पढ़ने में मैंने गलती कर दी थी। चलिए 12वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पर रोग दिया गया है और कारण दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहला जो आपको दिया गया है वो क्वाशी ओकर और कोर दिया गया, ठीक है, क्वाशी और कोर, इसको जो भी प्रोनाउंस करते हो। तो यहाँ पे वसा की कमी दी गई है। तो मैं आपको बता दूं, नहीं, ये वसा की कमी से नहीं होता है, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। एक और रोग होता है मेरिस्मस, ये भी याद रखिएगा, मेरिस्मस, ये भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। किसकी डेफिशिएंसी से? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, याद रखिएगा। देखिए जब हम बात करते हैं क्वाशी और को की, तो ये आपके बच्चों में होती है, ठीक है। जब बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है तो उनकी जो शारीरिक वृद्धि होती है वो रुक जाती है, ठीक है। और जब हम मेरिस्मस रोग की बात करते हैं तो ये आपका भोजन में प्रोटीन की कमी से या फिर कैलोरी की कमी से होती है। तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है, मेरिस्मस भी याद रखिएगा और क्वाशिओकोड भी याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे फैट डेफिशिएंसी गलत है। फिर यहाँ पे दूसरा आपका दिया है एथ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है।
तो यहाँ पर प्रोटीन की डेफिशिएंसी दी गई है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आपका गलत है। यहाँ पे वसाओं के अधिक सेवन से, ठीक है, यहाँ पर वसाओं की बात आती है, यहाँ पे वसा की बात आती है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर वसा की बात आ रही है, ये दोनों इंटरचेंज हो गया है। यहाँ पे जब हम अधिक सेवन की बात करें, कमी भी नहीं, फैट की कमी नहीं, यहाँ पर हम अधिक सेवन की बात करें, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। वसाओं के अधिक सेवन से जो आपकी आर्टरीज होती है, जो रुधिर वाहिनी होती है, उनके दीवारों पर वसा जम जाता है। आप सभी को पता है जो आर्टरीज होती है, ठीक है, यहाँ पर जो फैट है वो डिपॉजिट हो जाता है, जो वसा है वो डिपॉजिट हो जाता है, और इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए, फिर यहाँ पे आपका दिया गया एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन फफूंदी के कारण होता है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आपका सही उत्तर क्या हो गया, यहाँ पर आपका सही उत्तर सी हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस गैस की वायुमंडल में मात्रा बढ़ने से लाइकेन की वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है? तो लाइकेन की वृद्धि पर दुष्प्रभाव किस गैस की वायुमंडल में सूक्ष्म मात्रा बढ़ने से लाइकेन की वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। डी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, जब भी हम लाइकेन की बात करते हैं ना, तो लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आप समझने का प्रयास करिएगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम साहचर्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक साहचर्य की बात कर रहे हैं हम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। और किसके किसके बीच में ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है? शैवाल, ठीक है, एल्गीज के बीच में और फंगाई के बीच में, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, कवक तथा शैवाल की जो दो जातियां होती हैं, इनके बीच में साहचर्य के परिणाम के स्वरूप आपका लाइकेन बनता है। ये एक मिश्र जीव होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और जब भी सल्फर डाइऑक्साइड की आपका इंक्रीज होता है थोड़े से भी अमाउंट में एटमॉस्फेयर में, तो ये इन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यहां पर आप देख लीजिए, लाइकेन एक प्रकार की मिश्र जीव है। लाइकेन एक प्रकार की मिश्र जीव है जो कि एक कवक तथा शैवाल की एक या दो जातियों के साहचर्य, सिम्बायोटिक, ठीक है, के परिणाम स्वरूप बनते हैं। लाइकेन के कवक घटक को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोन्ट कहते हैं, ठीक है। और शैवाल घटक को हम क्या कहते हैं? फाइकोबायोन्ट कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 14 प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण आंत द्वारा किया जाता है? ठीक है, इंटेस्टाइन द्वारा किया जाता है। किसको सिंथेसाइज किया जाता है? इंटेस्टाइन द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका विटामिन B6। याद रखिएगा, विटामिन B6। अब यहाँ पर देख लीजिए, विटामिन बी के नाम दिए गए हैं। सबसे पहला, जब B1 की हम बात करेंगे तो थियामाइन, फिर राइबोफ्लाविन, फिर नियासिन, फिर पेंटोथेनिक, फिर पेरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलेट, ठीक है, कोबैलामिन, फिर एस्कॉर्बिक एसिड। क्लास मैंने आपको बताया था, जब भी हम विटामिन की बात करते हैं, विटामिन दो तरीके के होते हैं। एक फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, दूसरा आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। जब भी आपसे वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करी जाएगी तो यहाँ पर आप याद रखेंगे विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। ये दोनों आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो डेका है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, इसी तरीके से पेपर में एक बार पूछा गया था कि यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगे वही तो यूरिन में पाए जाएंगे। तो बी और सी आप याद रखिएगा। यहाँ पर इनके नेम भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने तो इसको ऐसे याद किया था कि थिया मतलब एक लड़की है, री, थिया री, नया पैंट पहनी है, वो प्यारी, ब्यूटीफुल, ठीक है, फीमेल लग रही हो। बस इस तरीके से आपको अगर याद करना है तो B1 आपका थाइमीन हो गया, री से राइबोफ्लेविन हो गई, नियासिन हो गया, ठीक है। फिर पेंटोथेनिक एसिड हो गया, पायरिडॉक्सिन हो गया प्यारी से, ब्यूटीफुल से बायोटिन हो गया, और फीमेल को फोलेट हो गया। तो ये आप याद कर सकते हैं, आपका अपना तरीका है, आपको जैसे याद करना है आप वैसे याद करिएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, 15 प्रश्न। 15 प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है? एंडोक्राइन
ग्लैंड की बात की गई है, इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है? देखिए, जब भी हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो ये इनमें नलियां नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है ये, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं और ये जो भी हार्मोन सिक्रीट करती है वो डायरेक्टली ब्लड में करती है। तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड है पीयूष ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि है। तो आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। अब देख लीजिए और कौन कौन से आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड है, थाइमस है, एड्रिनल है, पेनक्रियास आपके एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है, ओवरी हो गया, टेस्टिस हो गया, ये चीज आप याद रखिएगा। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो आपका सिक्रीशन होता है वो लक्ष्य स्थान तक ले जाने के लिए नलियां नहीं होती है। यही मैं आपको बताऊं, जो डक्ट होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ठीक है, ये नलियां विहीन होते हैं। इनमें जो भी सिक्रीशन होता है वो सीधे रक्त में होता है, सीधे रक्त से मुक्त होकर सारे शरीर में वो फैल जाता है, ठीक है। इन पदार्थों को हार्मोन्स कहते हैं। जो भी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो सीधे ब्लड में होता है और ब्लड के द्वारा सारे बॉडी में वो आपका स्प्रेड हो जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होती। एक्सोक्राइन की हम बात करेंगे तो वहां पे डक्ट्स होते हैं, नलियां होती हैं, ठीक है, और उन नलियों में हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 16 प्रश्न क्या है? तरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आपको दिया गया, अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण तरंगों के चलने की दिशा में समांतर कंपन करते हैं। मतलब एक में आपका पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, जो पार्टिकल है वो पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, और दूसरे में क्या बोला गया है, ये आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, लंबवत। तो यहां पर आपका दोनों ही सही है। जब भी हम बात करते हैं जो वाइब्रेशन है पार्टिकल्स का वो आपका परपेंडिकुलर है तो वो ट्रांसवर्स वेव होगा, ठीक है, और जब वो आपका लंबवत है, पैरेलल है, तो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं 17। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं? ठीक है, यहाँ पे सब्लिमेशन का बोला गया है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सब्लिमेशन होता क्या है। सब्लिमेशन होता क्या है? देखिए, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको कि अगर हम गर्म करें ना तो ये द्रव अवस्था में, मतलब ये लिक्विड स्टेट में ना चेंज होके सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आने के बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है, सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पे नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड जो है वो सीधे आपके वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं जब इनको हम गर्म करते हैं। सॉरी, यहाँ पर एंथ्रासीन भी होगा, तो 1 2 3 4 तीनों ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। जब आप इनको गर्म करेंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होंगे। चलिए 18 प्रश्न को अब हम देखते हैं। प्रवाल भित्तियों से रिलेटेड है, कोरल रीफ से रिलेटेड है, और पूछा गया है इनमें से कौन सा सही है। जब भी हम उष्णकटिबंधीय सागरों में 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक ही होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं। जब भी हम कोरल रीफ की बात करते हैं, ये ट्रॉपिकल सीज में आपके पाए जाते हैं जहां पे थोड़ा गर्म पानी हो, और इनका जो स्प्रेड वाला जो रीजन होता है वो 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ माना जाता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड की इनको आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। ये हमने आपको बताया था कुछ इस तरीके से। जब मैंने आपको बताया था ये आपका ग्लोब है, ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है, इधर आपका 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर, इस रीजन में आप देखेंगे तो आपको कोरल रीफ्स मिलेंगे, क्योंकि इनको एक सर्टेन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। 20 डिग्री से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता इनको होती है जीवित रहने के लिए, इसलिए, ठीक है।
तो अगर कभी पेपर में इस तरीके से पूछा जाए जो कोरल रीफ्स हैं वो पोल में भी पाए जा सकते हैं, तो आप याद रखेंगे मैम ने बताया था नहीं, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ की पोलर रीजन में, यहाँ पे ध्रुव में कोरल रीफ्स आपकी जो प्रवाल भित्तियां हैं वो नहीं पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में जैव विविधता ह्रास के कौन से कारण हैं? ठीक है, बायोडायवर्सिटी लॉस की बात की गई है। सबसे पहले विदेशी प्रजातियों के प्रवेश से, हाँ, अगर एंट्री ऑफ एलियन स्पीशीज हुआ तो हो सकता है उनका निगेटिव इम्पैक्ट पड़े वहां की बायोडायवर्सिटी में। समझ में आ रहा है? देखिए हमेशा एक बार ये बोला जाता है ना कि जिससे बहुत टिड्डे आ गए, कहीं से बहुत ढेर सारे टिड्डे आ गए, तो जो भी क्रॉप्स थी उनको टिड्डों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई ऐसे एलियन स्पीसीज कहीं बाहर से आ गए जिनका की जो नेचर है वो थोड़ा डिस्ट्रक्टिव है, तो वहां की बायोडायवर्सिटी लॉस होती है। प्रदूषण का बढ़ता स्तर आप सभी को पता है, बायोडायवर्सिटी, इससे जैव विविधता आपकी उस पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग भी, झूम कृषि भी। झूम कृषि क्या होता है? इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, जहां पर जो एक आपका फॉरेस्ट है वहां के पेड़ काट के एक पैच के पेड़ काट के यहाँ पर ये फार्मिंग करते हैं, और जब इस जगह का आपका फर्टिलिटी सॉइल की खत्म हो जाती है तो जंगल को फिर ये और काटते हैं, फिर वहां पे एग्रीकल्चर करते हैं। तो एक तरीके से जो फॉरेस्ट है उसको ये क्लियर करते हुए चलते हैं पैच में, ठीक है, छोटे छोटे पोर्शन में, और वहां पे खेती करने लगते हैं। इसी वजह से इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो ये सारे रीजन आपके होंगे 1 2 3 4, डी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माइक स्थल सुमेलित नहीं है? कौन सा माइक साइट जो है वो आपका सुमेलित नहीं है? सबसे पहले जब भी हम माइक की बात करते हैं तो आप याद रखेंगे जो साइट था, साइट हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए माइक कार्यक्रम लाया। जो अवैध हत्या हो रही थी एलिफेंट्स की, उनको रोकने के लिए माइक, इसमें कुछ साइट्स को आपके लोकेट किया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? चिरांग रिप्पू की बात की गई है, तो जो चिरांग रिप्पू है वो कहां पर है? वो असम में है, ये चीज याद रखिएगा। इसी तरीके से दिहांग पटकई की बात करें वो भी कहां पर है? असम में है। तो आपको आंसर मिल गया ए आपका जो है वो आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। अब यहाँ पे देख लीजिए, भारत में जो 10 स्थल है, शिवालिक की हम बात करेंगे तो शिवालिक उत्तराखंड में है। चिरांग रिप्पू या दिहिंग पटगई की बात करेंगे तो ये असम में है, ठीक है। देओमाली की हम बात करेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। गारो की बात करेंगे मेघालय में है। मयूरभंज मयूरभंज की हम बात करेंगे तो वो उड़ीसा में है, ठीक है। इसी तरीके से पूर्वी द्वार की बात करेंगे पश्चिम बंगाल। मैसूर कर्नाटक में, नील ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नीलगिरी की तमिलनाडु में, वैनाड की केरल में। तो ये आप याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। 21वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में चलने वाली पवनी है, कारण है या केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है? आप ये याद रखिएगा, जब भी हम जेट स्ट्रीम की बात करते हैं, जो जेट स्ट्रीम है वो क्षोभ मंडल में ही, ठीक है, ट्रोपोस्फियर में ही आपकी चलती है, एकदम सही है। या केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, ये गलत है, ये आपका गलत है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या है? सी आपका सही उत्तर है। ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। चलिए 22वें प्रश्न को हम देखते हैं। यहां पर राज्य दिया गया है, मैग्नीज अयस्क दिए गए हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र दिया गया है। तो चलिए इसको मिलाते हुए चलते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कौन सी प्लेस है? मध्य प्रदेश में रोडी है, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश में देवादा है। उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा में कौन सी जगह है? केंदुजार, आप सभी को पता है, ठीक है। महाराष्ट्र में चिखला। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4। 22वें का बी आपका सही उत्तर है। 23rd प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य के मैदान को उत्तरी सरकार की संज्ञा दी गई है? तो किन नदियों के बीच में नॉर्दर्न सरकार है? इसको ऐसे कर लीजिएगा, सरकार, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे लिखा रहता है, ऐसे सरकार नहीं लिखा रहता है। तो ये जो नॉर्दर्न सरकार की हम बात करते हैं, ये महानदी और कृष्णा नदी के बीच में आपकी है। यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको महानदी दिखेगी, ठीक है, ये महानदी है। इधर देखिए उड़ीसा है,
ये इधर महानदी दिख रही है आपको, और यहाँ पर कृष्णा नदी है, ये इधर कृष्णा नदी है, और इस महानदी और कृष्णा नदी के बीच की जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए, और इधर आपको पता ही है ये काठियावाड़ रीजन है, फिर कोंकण रीजन है, फिर कन्नड़ है, फिर इधर मालाबार रीजन है। याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट वाला भी हमने डिस्कस किया है। 24वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण नहीं है? मतलब यहाँ पर नेचुरल पोर्ट कौन सा नहीं है ये बोला गया है। तो मुंबई बंदरगाह दिया गया है, ठीक है, मुरमुगाओ बंदरगाह दिया गया है जो कि आपका गोवा में है। कोचीन बंदरगाह है, ठीक है, नेहवासेवा बंदरगाह है, तो इसको हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, और ये आपका एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है, ये आपका नेचुरल पोर्ट नहीं है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पोर्ट है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं 25वां। ज्वालामुखियों के क्षेत्र का वितरण प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर किया जाता है। यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स की बात की गई है और बोला गया है जो एरिया ऑफ वोल्केनो है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। एकदम सही है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। दो प्लेट्स होती हैं जिनके वाइब्रेट करने के, यहाँ पे प्लेट के वाइब्रेट करने की वजह से ही तो क्या अर्थक्वेक आता है, और वोल्केनिक एरिया में जहां पे आपके वोल्केनोज है वहां पर आएगा, आपको पता है, तो वहां पे वोल्केनिक इरप्शन होगा। ये तो आपने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कारण देखते हैं, विनाशी प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी क्षेत्र रचनात्मक प्लेट के सहारे की तुलना में अधिक पाई जाती है। वोल्केनिक एरिया आर फाउंड मोर अलोंग द डिस्ट्रक्टिव प्लेट एजेस देन दो सपोर्टेड बाय द एनाटॉमिकल प्लेट्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका एकदम सही है, ठीक है, यहाँ पर ए आपका जो है वो सही है, कथन कारण दोनों सही है। इसको हिंदी में पढ़ते हैं। प्लेट विवर्तनिकी की अगर हम बात करें, प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर प्लेट किनारों के परिवेश में ज्वालामुखी के क्षेत्र का वितरण वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य संकल्पना है। लगभग 15% जो है ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे तथा 80% विनाशी प्लेट किनारों के सहारे पाई जाती है। ये चीज आप याद रखिएगा। जो प्रशांत महासागर की हम बात करते हैं, रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं, आपको पता है वहां पे बहुत वोल्केनिक इरप्शन होते हैं वहां पे, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों और उसके चारों ओर तटीय भागों में ज्वालामुखियों की संख्या अत्यधिक पाई जाती है, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। यहाँ विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में से वह किस प्रकार का पठार है जिसके एक ओर ऊंचे पर्वत और दूसरे ओर मैदान या सागर होते हैं? मतलब यहाँ पर आपका बीच में यहाँ पर आपका प्लेटू है, पठार है, ठीक है, और एक तरफ यहाँ पर ऊंचे पर्वत दिए गए हैं, ठीक है, ऊंचे पर्वत, और दूसरी तरफ इधर प्लेन है या फिर मैदान है या फिर सी है। तो ये किस तरीके के पठार आपके होते हैं? ये आपके गिरिपदीय पठार होते हैं जिसको कि हम पेडमोंट प्लाटू कहते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, पेडमोंट प्लाटू हम इसको कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? यहाँ पर आपका सी जो है वो सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 27वां। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? घाटी दी गई है और लोकेशन दिया गया है। यहाँ पे वैली दी गई है, लोकेशन दिया गया है। सबसे पहले बोलगन घाटी दी गई है, फिर एब्रो घाटी दी गई है, हम्बर घाटी दी गई है, ब्लैकवुड घाटी दी गई है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच्ड बोला गया है क्लास, तो इसको हम लोग एक बार देखते चलते हैं। तो जब हम बोलगन घाटी की बात करेंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया में है, एकदम सही है, ए जो है वो आपका सही है, ठीक है। एब्रो घाटी की अगर हम बात करें तो ये इटली दिया गया है, ये इटली में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये स्पेन में है, ठीक है। हम्बर घाटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूएसए दिया गया, यूएसए में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये कनाडा में है, ठीक है। ब्लैकवुड घाटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जर्मनी दिया गया, ये जर्मनी में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पर 27वें का आपका ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नहर सुपीरियर व ह्यूरॉन झील को आपस में जोड़ती है? तो ह्यूरॉन लेक को और सुपीरियर लेक को कौन सा कैनाल आपका जोड़ता है? ये पेपर में प्रश्न पूछा है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, जब हम सू कैनाल की बात करते हैं तो ये आपके सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को आपस में जोड़ती है। बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है।
सुपीरियर और ह्यूरॉन को सू नहर जो है वो जोड़ती है। जब हम कील की बात करेंगे, कील कैनाल की, तो ये आपके नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से, लिख लीजिएगा एक जगह, नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है। ठीक है। इरी नहर की अगर हम बात करेंगे तो ये इरी को मिशिगन से जोड़ती है। ये कहां पर है? ये यूएसए में है। इरी को मिशिगन से जोड़ती है। ठीक है। और वेलेंट नहर की अगर हम बात करेंगे तो ये ओंटेरियो को इरी से जोड़ती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, इसमें इंग्लिश और हिंदी वाला खेल नहीं है, आपको याद रखना है। कील की बात करेंगे तो जो कील है वो नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से, सू कैनाल की बात करेंगे सुपीरियर को ह्यूरॉन से, एरी की बात करेंगे एरी और मिशिगन को, और वेललैंड की बात करेंगे तो ओंटेरियो और इरी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 प्रश्न। यहाँ पर पर्सन दिए गए हैं और प्लेस ऑफ बर्थ दी गई है, तो ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है। तो असगर की बात करें तो असगर का जन्म गोंडा में हुआ था, एकदम सही है। हजरत मोहनी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म लखनऊ में नहीं हुआ था, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उन्नाव में हुआ था, उन्नाव में हुआ था। चकबस्त की हम बात करें, अयोध्या दिया है, इनका जन्म अयोध्या में नहीं, कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है। फिर क्याती आजम की अगर हम बात करें तो आजमगढ़ में। आजमी की बात करें, ठीक है, शबाना आजमी, आप लोग ने सुना होगा ना, बेटी थी इनकी, तो उनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था। तो यहां पर आपका सही सुमेलित पूछा था तो असगर आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। असगर जो है वो उर्दू के एक प्रसिद्ध शायर थे। ठीक है। इनकी रचनाएं थी जैसे कि निशात ए रूह, निशात ए रूह या सरोदे जिंदगी। चलिए 30 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कुषाण शासकों की द्वितीय राजधानी थी? तो कुषाण रूलर्स की द्वितीय राजधानी कौन सी हो सकती है बताइए? कन्नौज होगी, आगरा होगी, इंद्रप्रस्थ होगी या फिर मथुरा होगी? तो जब भी याद करिए, जब भी हम कुषाण रूलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम आर्ट की बात करते हैं तो आपने मथुरा आर्ट्स के बारे में सुना होगा और गांधार के बारे में सुना होगा ना, मथुरा शैली के बारे में सुना होगा और गांधार शैली के बारे में सुना होगा। तो कुषाण की अगर हम बात करेंगे तो कुषाण में आपको पता है इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क था ना, आप सभी को पता है। और मथुरा को द्वितीय राजधानी मानी जाती है, ये चीज भी आप याद रखेंगे। डी आपका सही उत्तर है। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अगर आपको नहीं पता है कि सेकंड कैपिटल कुषाण की कौन सी थी तो आप इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। जब भी हम कुषाण रूलर्स की बात करते हैं या बात करते हैं यहाँ पर, तो हम मथुरा शैली की, गांधार शैली की बात करते हैं, तो मथुरा दिया है तो हम लगा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ। चलिए 31 को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है? ठीक है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की कौन सी है? तो वो है राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विद्यालय। ठीक है, ये डी जो है वो आपका सही उत्तर है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था? 1999 में, 1999 में इसका गठन हुआ था। चलिए 32 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे उपनाम दिए गए हैं और नगर का नाम दिया गया है। तो कैची नगर, ठीक है, कैची नगर की अगर हम बात करें, 32 देखिए, तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते। कैची नगर मेरठ दिया है, धान का कटोरा चंदौली दिया है, काशी की बहन बलिया दिया है। काशी की बहन बलिया नहीं, काशी की बहन आपकी गाजीपुर है। ठीक है, और लड्डू नगरी फिर ये आपका हरदोई। ठीक है, यहाँ पर आपका एकदम, तो यहाँ पर आपकी काशी की बहन क्या है याद रखेंगे? गाजीपुर। सी आपका सही उत्तर है। 33 प्रश्न को देखते हैं, सेंसस से रिलेटेड है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता दर न्यूनतम कहां पर है? ठीक है, फीमेल लिटरेसी रेट सबसे लोवेस्ट कहां पर है ये बोला गया है। अब देखिए क्लास, जब भी हम फीमेल लिटरेसी की बात करते हैं सेंसस के हिसाब से, तो सबसे कम ये कहां पर है? ये बिहार में है। ठीक है, बिहार के बाद ये राजस्थान में है, फिर झारखंड में है। अब यहाँ पर बिहार आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, इस वजह से आपका सही उत्तर राजस्थान हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी लीजिए, अगर हम महिला साक्षरता दर की बात करें तो न्यूनतम बिहार में है, उसके बाद राजस्थान में है, फिर झारखंड में है, फिर जम्मू कश्मीर में है, फिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कितना है? 57.18 है। ठीक है, 57.18।
34 प्रश्न को अब हम देखते हैं, ये भी सेंसस से रिलेटेड है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की श्रेणी में आता है? तो कौन सा आता है, कौन सा शामिल नहीं है? नहीं है पूछा गया है। अच्छा, मैं अक्सर नहीं पढ़ती हूँ, ये मैं हमेशा ये गलती करती हूँ, नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन आप लोग ये गलती मत करिए, नहीं पढ़ लिया करिए। तो कौन सा इसमें नहीं आता है? कानपुर आता है, मेरठ आता है, गाजियाबाद आता है, लेकिन अयोध्या नहीं आता है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा, अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो कानपुर आएगा, लखनऊ आता है, आगरा आता है, गाजियाबाद आता है, वाराणसी आता है, मेरठ आता है और प्रयागराज आता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, अयोध्या नहीं आता है। 35 प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ईयर दिया गया है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय झांसी और अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय अयोध्या। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो है राजकीय संग्रहालय मथुरा। ये आपका 1874 में फॉर्म हुआ है, ठीक है, स्थापना हुई है। और यहाँ पर तीनों जो दिए गए हैं बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। तो आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न था, ठीक है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से पूछिए। आप में से कई स्टूडेंट्स कह रहे थे मैम करंट के टॉपिक्स को भी कवर करिए, तो हम उसको 1-2 क्वेश्चंस करंट के भी शामिल करेंगे। उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं होंगे। वैसे करंट की अलग से भी क्लासेस चलती हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेन पर्पस रहता है कि आपका एक टेस्ट का रिवीजन करा दिया जाए, ठीक है, रिवीजन करा दिया जाए, ये मेन पर्पस रहता है सारे सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे बताइए अगर आप कोई चेंजेस चाहते हैं तो धन्यवाद। क्लास इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन खूब मंगलमय हो। धन्यवाद।